कभी सोचिए, एक ऐसे भारत के बारे में जहां ज्ञान और कला अपने शिखर पर थे, जहां शून्य की खोज ने गणित और विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। लेकिन हर शानदार कहानी की तरह इस स्वर्ण युग की कहानी का भी एक अंत था। तो चलिए, आज इस महान साम्राज्य के उदय की चमक और उसके पतन के गहरे रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो ये जो स्वर्ण युग है, क्या ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द है या इसके पीछे वाकई कोई ठोस वजह है? वजहें हैं, और वो भी बहुत ठोस। ये वो दौर था जब कालिदास के नाटक लिखे जा रहे थे, जब आर्यभट्ट आसमान के तारों का हिसाब लगा रहे थे, और जब अजंता की गुफाओं में कला हमेशा के लिए जीवंत हो रही थी। ये वो समय था जब तरक्की सिर्फ राजा महाराजाओं के महलों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ज्ञान और संस्कृति की शक्ल में पूरे समाज में फैल रही थी। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से राजवंश ने अपनी नींव रखी। फिर बात करेंगे उन महान सम्राटों की जिन्होंने इसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। और फिर हम उन दरारों को भी देखेंगे जिनकी वजह से ये विशाल इमारत ढह गई, और आखिर में इसका विश्लेषण करेंगे। हर बड़े साम्राज्य की कहानी की शुरुआत, आप जानते हैं, एक छोटे से बीज से ही होती है। गुप्त वंश की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वैसे उनकी असल उत्पत्ति को लेकर आज भी इतिहासकारों में बहस चलती रहती है। कोई उन्हें वैश्य बताता है तो कोई क्षत्रिय। पर एक बात तो साफ है, ये मगध के आसपास के एक छोटे से इलाके के स्थानीय सरदार थे जिन्होंने बहुत बड़े सपने देखे थे। तो इस वंश की नींव रखी श्रीगुप्त ने। उनकी उपाधि थी महाराज। अब ये उपाधि अहम तो थी, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि वो एक तरह के सामंती शासक थे, कोई बहुत बड़े सम्राट नहीं। उनके बेटे घटोत्कच ने भी इसी उपाधि को आगे बढ़ाया। तो ये आप कह सकते हैं छोटे छोटे कदम थे, लेकिन साम्राज्य की असली उड़ान तो अभी बाकी थी। और इसका श्रेय जाता है तीसरे शासक को, जिसने खेल के नियम ही बदल दिए। और वो बदलाव आया एक शब्द से, पर उसका मतलब बहुत गहरा था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज की उपाधि छोड़कर महाराजाधिराज यानी राजाओं के भी राजा की उपाधि अपनाई। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक ऐलान था। ये पूरी दुनिया को ये बताने का तरीका था कि अब गुप्त किसी के अधीन नहीं है, बल्कि वो खुद एक सर्वोच्च शक्ति हैं। सही मायनों में यही वो पल था जब गुप्त साम्राज्य का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ये बखूबी जानते थे कि साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि कूटनीति से भी बनते हैं। उनका लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, लिच्छवी उस समय का एक बहुत पुराना और शक्तिशाली गणराज्य था। इस रिश्ते से गुप्तों को न सिर्फ लेजिटिमेसी यानी वैधता और सम्मान मिला, बल्कि एक बहुत जरूरी इलाके पर उनका कंट्रोल भी हो गया। तो नींव मजबूत हो चुकी थी। अब बारी थी इस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी करने की। अब हम गुप्त साम्राज्य के उस सुनहरे दौर में पहुंचते हैं जिसे दो असाधारण सम्राटों के नाम से जाना जाता है, एक पिता और एक पुत्र, जिन्होंने मिलकर भारत के इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। पहले थे समुद्रगुप्त, एक ऐसे योद्धा जिन्हें कोई हरा नहीं सका। इतिहासकार वीए स्मिथ ने तो उन्हें भारत का नेपोलियन तक कहा है। उनके तलवार ने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक फैला दिया था। और फिर आए उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। जहां समुद्रगुप्त ने साम्राज्य को फैलाया, वहीं विक्रमादित्य ने उसे संवारा। उन्होंने शकों को हराकर पश्चिम भारत पर कब्जा किया और कला संस्कृति को इतना बढ़ावा दिया कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कह सकते हैं कि अगर एक ने साम्राज्य का शरीर बनाया तो दूसरे ने उसमें जान डाल दी। लेकिन एक मिनट, हमें समुद्रगुप्त के जीत के बारे में इतनी बारीक जानकारी मिली कहां से? इसका जवाब हमें इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ मिलता है। इसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत में लिखा था। और ये सिर्फ राजा की तारीफ में लिखी कविता नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसमें उन सभी राजाओं और इलाकों की लिस्ट है जिन्हें समुद्रगुप्त ने जीता था। ये हमें उनकी जीतों का एक बहुत ही साफ नक्शा देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। उनका शासनकाल ज्यादातर शांति और स्थिरता का दौर था, और इसी शांति ने उन्हें एक ऐसा काम करने का मौका दिया जो आने वाली सदियों तक दुनिया को रोशनी देता रहा, और वो था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना।
ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था, जहां पूरी दुनिया से विद्वान खिंचे चले आते थे। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जो चीज जितनी ऊपर जाती है उसे नीचे भी आना पड़ता है। स्वर्ण युग हमेशा नहीं चलते। अब हमारी कहानी एक अंधेरा मोड़ लेती है। अब हम उन बाहरी और अंदरूनी ताकतों को देखेंगे जिन्होंने इस मजबूत साम्राज्य की नींव में दरारें डालना शुरू कर दिया था। इस मुश्किल दौर में उम्मीद की एक आखिरी किरण थे सम्राट स्कंदगुप्त। उन्हें अक्सर गुप्त वंश का आखिरी महान रक्षक भी कहा जाता है। मध्य एशिया से आए खूंखार हूढ़ हमलावरों के खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और भीतरी अभिलेख के मुताबिक उन्होंने हूणों को ऐसी करारी हार दी कि धरती तक कांप उठी। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत बहुत भारी थी। स्कंदगुप्त ने साम्राज्य को बाहरी दुश्मनों से तो बचा लिया, लेकिन इन लड़ाइयों ने सरकारी खजाना लगभग खाली कर दिया। और इसका सीधा सबूत हमें उनके बाद के सिक्कों में मिलता है, जिनमें सोने की क्वालिटी लगातार गिरती चली गई। यानी जंग तो जीत ली, पर साम्राज्य की आर्थिक कमर टूट चुकी थी। स्कंदगुप्त के बाद एक लीडरशिप वैक्यूम सा बन गया। उनके बाद जो भी शासक आए, जैसे पुरुगुप्त या नरसिंहगुप्त, वो उतने काबिल साबित नहीं हुए। और जैसे ही केंद्र की पकड़ ढीली पड़ी, अलग अलग प्रांतों के गवर्नर ज्यादा ताकतवर होने लगे और आज़ादी का ऐलान करने लगे। एक एक करके साम्राज्य बिखरता गया और आखिर में विष्णुगुप्त के समय तक आते आते महान गुप्त साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। तो हमने पूरी कहानी देख ली। अब एक विश्लेषक की नज़र से देखते हैं और उन सभी धागों को जोड़ते हैं जिनसे यह पतन की कहानी बुनी गई। आखिर वो कौन सी बड़ी वजह थी जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को खत्म कर दिया? देखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य का पतन कभी किसी एक वजह से नहीं होता है। ये कई समस्याओं का एक घातक कॉकटेल था। पहली वजह, स्कंदगुप्त के बाद मजबूत लीडरशिप की कमी। दूसरी, कमजोर केंद्र की वजह से प्रांतीय शासकों का ताकतवर होना। तीसरी और बहुत बड़ी वजह, हूणों के लगातार हमले, जिन्होंने न सिर्फ सेना को बल्कि अर्थव्यवस्था को भी खोखला कर दिया। और आखिर में व्यापार के रास्तों में रुकावट और अंदरूनी बगावतें। इन सब ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसे साम्राज्य झेल नहीं सका। तो गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक ढांचा तो बिखर गया, पर सवाल यह है कि क्या कोई स्वर्ण युग सच में मर सकता है? शायद नहीं। इमारतें गिर सकती हैं, सरहदें बदल सकती हैं, लेकिन विचार वो अमर होते हैं। शून्य का कॉन्सेप्ट, कालिदास की कविताएं, आर्यभट्ट के सिद्धांत, ये है गुप्तों की असली विरासत। ये वो विरासत है जो आज भी हमारे साथ है, और ये इस बात का सबूत है कि एक साम्राज्य भले ही खत्म हो जाए, लेकिन ज्ञान की जो लौ वो जलाकर जाता है, वो हमेशा जलती रहती है।